एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर आज इस लेसन में आए हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट बात को लेकर के आए हैं, इंटरेस्टेड भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वेरिफिकेशन, जो बात, जो कथन, जो स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, उसको आज हम लोग जांच करेंगे और कितना सही है। सही तो है ही अपनी जगह, लेकिन हमें एक प्रूफ देना, उसका केवल एक मैथमेटिकली ये सिद्ध करना, ये शो करना है कि देखिए इस तरह से सही है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन लिखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कौन सी बात कही जा रही है ये तो पहले ही क्लियर है। मैंने एक पहले वीडियो आप तक भेजा है, उसमें आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन सी बात कही जा रही है। हम यहाँ शॉर्टली रिपीट कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये बात कही जा रही है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में जहाँ दो ऑब्जेक्ट एक साथ गति कर रहे हैं किसी तल पर, और गति करते करते किसी समय टकरा जाते हैं और फिर टकराने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होकर उसकी गति बदल जाती है, फलस्वरूप संवेग बदल जाता है। तो टक्कर के पहले जो संवेग था, टक्कर के बाद जो संवेग है, इंडिविजुअली अलग अलग दोनों ऑब्जेक्ट का चेंज कर गया है। लेकिन विचित्र बात वहाँ पर ये है कि दोनों का कुल संवेग जो जोड़ के था टक्कर के पहले और टक्कर के बाद जो कुल संवेग जोड़कर है, वो दोनों सेम है, वो दोनों इक्वल है, वो दोनों कंजर्व है, वो दोनों कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। तो यही बात कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन इज रिमेन्स कांस्टेंट, यही बात को संवेग संरक्षण के सिद्धांत में कह रहे हैं। और यही बात हम लोग यहाँ चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि कैसे बिफोर द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन टोटल मोमेंटम कैसे इक्वल है। इसी बात को हम लोग यहाँ जांच करेंगे। और जांच करने के लिए आइए हम लोग एक व्यवस्था कर रहे हैं। कोई भी रूल को, कोई भी लॉ को जब वेरीफाई करना हो, जांच करना हो, तो एक साधन जुटाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली एक साधन जुटाना पड़ेगा कि हम लोग इसके थ्रू, इस बेसिस पर, इस साधन द्वारा, इस व्यवस्था द्वारा हम ये दिखा रहे हैं। ऐसा करना पड़ता हर क्लास में, हर थ्योरी में, हर लॉ में उसे चेक करने के लिए। तो यहाँ भी हम लोग दो बॉडी की को इमेजिन करेंगे कि बॉडी ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2, उसका वेलोसिटी को इमेजिन करेंगे कि बिफोर द कॉलिजन उसका वेलोसिटी क्या था, u1 था, u2 था, दोनों का ये कल्पना करेंगे कि दोनों किसी समय टकरा जा रहे हैं और टकरा के फिर अलग अलग हो जा रहे हैं। उसके बाद उन दोनों का वेलोसिटी v1 और v2 हो जाता है। इन सब चीज़ों को इमेजिन करेंगे, कंसीडर करेंगे और इसी बेसिस पर, इसी आधार पर, इसी व्यवस्था को सामने रखकर हम लोग शो करेंगे कि देखिए कुल मोमेंटम ना चेंज किया है, ना घटा है, ना बढ़ा है, ये सेम है। ये हम लोग ये करेंगे। इसके लिए हम यहाँ व्यवस्था को बोर्ड पर लिखे हुए कुछ और बची खुशी बात आपको समझाते हुए आगे हम बात करेंगे। तो आइए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एज क्वेश्चन लिखा है वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक साधन तैयार किया। एक बात और कहना चाहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, जो हम हिंदी बोल रहे हैं, वो जो कुछ आप समझ रहे हैं उसी को गेन करेंगे और उसको अपने लैंग्वेज में सही सही लिखेंगे। ये कोई कठिन बात नहीं है, आपको केवल दिमाग पर केवल जोर देना है, फिर ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ऑलरेडी सिंपल है भी। तो आइए यहाँ पर इमेजिन किए कि सपोज दैट टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m1 किलोग्राम and m2 kilogram moving on a plane with initial velocity u1 meter per second and u2 meter per second respectively। इसका मतलब हुआ कि दो पिंड A और B किसी तल पर, दो पिंड A और B जिसका मास m1 किलोग्राम तथा m2 किलोग्राम है, अर्थात m1 किलोग्राम तथा m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंड A और B किसी तल पर u1 मीटर पर सेकेंड
तथा u2 मीटर पर सेकेंड से गति कर रहे हैं। ये मतलब आगे बोथ आर रैंडमली कोलाइड टू ईच अदर, दोनों अचानक टकरा जाते हैं एक दूसरे से, एंड हेंस वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज इनटू v1 मीटर पर सेकेंड एंड v2 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, और दोनों अचानक टकरा जाते हैं। इसके बाद उसका वेग v1 मीटर पर सेकेंड और v2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इट इज शोन बाय फॉलोइंग फिगर। इस घटना को, ये जो घटना घटी ऐसा इमेजिन किए जो इंसिडेंट होने का कि ऐसे ऑब्जेक्ट टकराए फिर वेलोसिटी चेंज कर गया, ऐसे हुआ, ये सब ऑब्जेक्ट थे, उसको फिगर द्वारा भी यहाँ दिखाना है। फिगर आप एक लाइन खींच के भी दिखा सकते हैं। एक लाइन खींचकर दो ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, फिर दूसरे स्टेप में दोनों सटा हुआ दिखाएंगे, तीसरे स्टेप में ये जो हम दिखाए हैं ये ए और बी ऑब्जेक्ट है, m1 किलोग्राम m2 किलोग्राम, इसका वेलोसिटी u1 मीटर पर सेकेंड, इसका u2 मीटर पर सेकेंड। ये बिफोर द कॉलिजन, टकराने के पहले, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, ये टकराते समय की बात है, और आफ्टर द कॉलिजन, ये टकराने के बाद की बात है कि मास तो m1 था तो m1 ही रहा, मास m2 था m2 ही रहा, मास कभी बदलता नहीं है। लेकिन वेलोसिटी u1 था जो अब v1 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसका वेलोसिटी u2 था v2 मीटर पर सेकेंड हो गया। जैसा कि हम यहाँ इमेजिन किए हैं उसी बात को फिगर के थ्रू यहाँ पर शो किए हैं। अब फिगर को आप सीधे एक लाइन पर भी खींच सकते हैं। ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि एक सरल रेखी गति, क्योंकि किसी प्लेन पर गति हो रही है, तो इस मोमेंटम को ही लीनियर मोमेंटम कह रहे हैं। मोमेंटम कहने का मतलब ही लीनियर मोमेंटम होता है, स्पेशली लीनियर मोमेंटम कहना जरूरी नहीं होता। ऑलरेडी मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम सिंपली। जब लीनियर मोमेंटम नहीं कह के एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं तो फिर उसे हमें स्पेशली लिखना पड़ेगा वो, लेकिन मोमेंटम केवल कहने का अर्थ ही होता है लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर आइए ये फिगर में शो किया। अब आगे बिफोर द कॉलिजन, कॉलिजन के पहले टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी, ए और बी का टोटल मोमेंटम क्या होगा? ए का m1 u1 मास और वेलोसिटी, m1 u1, इसका m2 u2 मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, mv, जो मास है जो वेलोसिटी है उसी का गुना। तो m1 u1 m2 u2 टोटल मोमेंटम दोनों का जोड़ दिए, m1 u1 प्लस m2 u2 जोड़ दिए। आफ्टर द कॉलिजन, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी, टोटल मोमेंटम ए और बी का, टकराने के बाद m1 v1 ए का, बी का m2 v2, टकराने के बाद दोनों जोड़ दिए तो m1 v1 प्लस m2 v2 ये टोटल हुआ। जोड़कर वी सो दैट हमें क्या सिद्ध करना है? हमें यही सिद्ध करना है कि टोटल मोमेंटम ये बिफोर द कॉलिजन, टोटल मोमेंटम एंड आफ्टर द कॉलिजन टोटल मोमेंटम ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल। हमें यही शो करना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, मीन्स बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम एंड आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम इक्वल है। ये हमें सिद्ध करना, ये दिखाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। और एक बात और यहाँ हम कहना चाहते हैं, ये एक्सप्रेशन जो मिला हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली लिखने से यही मिला। इसका न्यूमेरिकल में यूज होना है एज ए फॉर्मूला। आपके क्लास में न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ऐसे सवाल हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इस फॉर्मूला पर डिपेंड है। वहाँ आप जिस किसी से नहीं बनेगा, नहीं समझ पाएंगे, आपका कमेंट आएगा तो हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे और बड़ी आसानी से, बहुत ही सिंपल है। अभी आप किताब देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है। आइए अब कैसे इसको वेरीफाई करेंगे।
कैसे इसका प्रूफ देंगे, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो में कहा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो वीडियो हम आप तक भेजे हैं उसमें मैंने ये कहा हुआ है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरीफाइंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बहुत ही यूजफुल है संवेग संरक्षण के सिद्धांत को वेरीफाई करने में। न्यूटन का तीसरा गति नियम ही सपोर्ट करता है, उसके बिना हम वेरीफाई कर ही नहीं सकते। तो तीसरा गति नियम क्या है, इस बात को मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ सपोर्ट करेगा इस यहाँ तक, इस रिजल्ट तक पहुँचाने में। आइए हम लोग उसी का सपोर्ट लेते हैं और वहीं से शुरू करते हैं। आगे इधर हम लिखते हैं, यहाँ जगह बनाते हैं, इधर दिख रहा आपको, नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ये मैथमेटिक्स में F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यहाँ F1 और F2 नहीं लिखेंगे तो FAB लिखने का, ये लिखने का तरीका अलग अलग कि हम किसी चीज को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय सिंबल इन मैथमेटिक्स, ये तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं कि केवल इसी तरह लिखाएगा, दूसरे तरह नहीं लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप किसी भी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ F1 और F2 दिया, ऐसा नहीं देंगे, हम यहाँ देंगे FAB और FBA, ऐसा देंगे। इसका ये मतलब हुआ, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी FAB, यानी ये द्वारा जो B पर बल लगा, और FBA, B द्वारा जो A पर लगा, जब दोनों टकराए तो टकराते समय तो बल लगा दोनों द्वारा, क्रिया और प्रतिक्रिया हुई, पिंड A B पर लगाया बल, उसको FAB द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पिंड B जो A पर लगाया उसको FBA द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है। जहां हम F1 और F2 भी लिख सकते थे वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, और कई तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती कि ये यही होगा दूसरा नहीं हो सकता, या नो कंफ्यूजन। तो आइए अब F फोर्स ऑलरेडी ए बी या बी, ये तो केवल एक सैम्बुल है कि कौन किस पर लगा रहा है, लेकिन ऑलरेडी ये फोर्स है। तो फोर्स का न्यूटन के दूसरे गति नियम से F इज इक्वल टू एम ए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स एक्सेलरेट करता है, तो ऑब्जेक्ट ए में u1 से v1 हो गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हुआ t टाइम में। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a1 इमेजिन कर रहे हैं, आप यहाँ भी लिख सकते थे, इमेजिनेशन में भी लिख सकते थे एक्सेलरेशन की बात को, कि जिसमें a1 और a2 एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, पिंड A में a1 पिंड B में a2, लेकिन यहाँ लंबा हो जाता। नहीं लिखे तो कोई हर्ज की बात नहीं, लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो खराब हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जितना शॉर्ट लिखो, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ हमें इधर लिखना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू एम ए, तो पिंड A में जो त्वरण उत्पन्न हुआ ये m1 a1 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस दिया गया क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लिखे हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ये विपरीत चिन्ह दिखा रहा है कि विपरीत दिशा में बल लग रहा है, और इज इक्वल टू दिखा रहा है समान। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के वीडियो में हम पूरा समझाए हुए हैं, आप वहां विजिट करके देख लेंगे। तो इस तरह से माइनस ये पिंड बी में जो m2 a2 उसका मास और एक्सेलरेशन a2, तो F बराबर एम ए जो मास है एक्सेलरेशन है वो लिख रहे हैं। तो इस तरह से लिखा। अब a1 का m1 इंटू a1 का v1 माइनस u1 बटे t, a1 एक्सेलरेशन ये को रिप्लेस कर रहे हैं v माइनस u बटे t, ये का फॉर्मूला। तो a1 इस पिंड का त्वरण a1 v1 माइनस u1 बटे t, इसलिए a1 की जगह v1 माइनस u1 बटे t
और माइनस m2 इंटू a2 v2 माइनस u2 बटे t, उसका त्वरण v2 माइनस u2 बटे t, त्वरण को रिप्लेस किया उसके फॉर्मूला के अनुसार और हमें तब ये रिजल्ट मिला। आइए इसको यहाँ गुना करते हैं। m1 v1 ये गुना किया m1 v1 माइनस m1 u1, इधर गुना करेंगे माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2, यहाँ पर गुना कर रहे हैं, कुछ नहीं किया, केवल गुना किए हैं और बटे टी काट दिए दोनों तरफ, ये कट जाएगा। इधर क्या बचा रिजल्ट m1 v1 और m2 v2 माइनस में इधर ले आते हैं तो m1 v1 ये माइनस को इधर ले आते हैं तो प्लस m2 v2 हो जाएगा इज इक्वल टू m1 u1 माइनस में इधर उधर ले जाते हैं इसको तो m1 u1 प्लस हो जाएगा और ये m2 u2 ऑलरेडी पहले से प्लस में उधर था। और इस तरह से फाइनल पहले उसी को लिख रहे हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और ये हमें सिद्ध होकर मिला कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन जो m1 u1 प्लस m2 u2 था वो टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन सेम है, इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ वेरीफाई किए, सिंपली ये कंसीडर किया, फिगर में शो किया, केवल टोटल मोमेंटम लिखा और थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सपोर्ट लिया। इस तरह से 2-3 स्टेप में तो हो गया क्लियर। ये ऑलरेडी इतनी ही बात है। तो आइए हम लोग अब आगे क्लास में बात करेंगे। ये लेसन एक्सप्लेन करने का टॉपिक खत्म हो गया। अब टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं कुछ आप देख लेंगे और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, न्यूमेरिकल है या थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, जो भी है वो हम तक कमेंट में भेजेंगे। उसका बहुत ही सिंपल आंसर बिल्कुल इजी बनाकर हम आपको देंगे। आज के क्लास में इतनी ही बात। सभी सुनने वालों को धन्यवाद।